उत्तराखंड एक्सप्रेस में मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सरकार के आदेश के बाद आज से राज्य में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं, जिसके लिए स्कूल प्रबंधन ने कोरोना गाइडलाइन के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इस दौरान स्कूल में सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना होगा। साथ ही स्कूल में 50% स्टूडेंट्स की हाजिरी लगेगी, यानी 50% बच्चे ही स्कूल आ पाएंगे। तो आज से स्कूल खुल गए हैं, कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुले हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह की बातों का स्कूल प्रबंधन को खास ख्याल रखना पड़ेगा। एक समय में 50% बच्चे ही स्कूल आ पाएंगे, यानी हाजिरी 50% बच्चों की ही होगी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज से 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी, 10 से 12वीं तक की क्लास की। और इस दौरान कुछ प्रोटोकॉल हैं कोविड को लेकर, उसे स्कूल प्रबंधन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सैनिटाइजेशन करवाना होगा स्कूल का। इसके अलावा बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात रखनी होगी, मास्क लगाना मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा। इन तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा। स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनके लिए ये तमाम नियमों का पालन करना जरूरी होगा। दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज से जो 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा है वो शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारी इसको लेकर स्कूल प्रबंधन की तरफ से? बिल्कुल नीलू, मार्च में कोविड की शुरुआत हुई थी और तब से लेके अब लगभग 7.5 महीने के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं और आज पहला दिन है। लेकिन जितने प्राइवेट स्कूल्स में हम घूम के आए अभी तक, और अगर सर्दियों के सीजन की बात की जाए तो सुबह 8 बजे की टाइमिंग स्कूल्स की है, तो अभी 7:30 हो रहा है। तो लेकिन एक्टिविटीज़ जिस तरह स्कूल के गेट्स पे होनी चाहिए वो एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आई है। जितने प्राइवेट स्कूल अभी हमने देखे 4 से 5, इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है उनकी टाइमिंग यहाँ पर 9:30 बजे की है राज्य में, और उसमें 10th और 12th के लिए फिलहाल क्लासेस के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो वहां पर 9:30 बजे के आसपास पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट स्कूल आते हैं, नहीं आते। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के बाहर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं ज्यादातर प्राइवेट स्कूल ने यह ऐलान किया है कि वो 18 तारीख नवंबर से स्कूल खोलेंगे, क्योंकि 14 नवंबर की दीपावली है और फिर भैया दूज, तो उसके बाद स्कूल खोलने का प्लान है मैनेजमेंट का, यानी 15 दिन का वक्त और तैयारियां तरीके से कर ली जाए। लेकिन फिलहाल प्राइवेट स्कूल्स में देहरादून अगर राजधानी की बात करूं तो कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही नीलू। दीपांकर, एक बात और है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि भले स्कूल प्रबंधन कितनी अच्छी भी व्यवस्था कोरोना को लेकर क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी बच्चों को इस वक्त स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। ऐसे में पेरेंट्स के मन में भी विश्वास जगाना बहुत जरूरी होगा कि वो अपने बच्चों को भेजें। बिल्कुल नीलू, खास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा है, 3000, 3500, अगर उससे 10th 12th की अगर बात कर लें तो एवरेज स्टूडेंट्स मान के चलिए कि अगर सेक्शंस को भी बांट दिया जाए तो एक स्कूल में 500 से 700 बच्चे 10th और 12th में मिलाकर होंगे। अगर बात की जाए सरकारी स्कूल्स की, और वो भी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स की, तो कहीं पर 100 बच्चे हैं, कहीं पर 150 बच्चे हैं। उसमें 10th 12th में मिला के अगर आपके 40 बच्चे आते हैं, उसमें 50% बुलाने, तो उसमें वो नंबर कम है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए शहरों में खास तौर पर जितने मैदानी इलाकों में जो बड़े शहर है और वहां पर जो स्कूल्स हैं जहां नंबर ज्यादा है, वहां पर जरूर इस बात की चिंता पेरेंट्स को रहेगी कि स्थितियां ठीक रहे, उनके बच्चे बीमार ना हो, कोविड की चपेट में ना आए। क्योंकि 7 महीने तक अगर किसी ने अपने बच्चे को सिक्योर रखा है, घर में उसको सेफ रखा है, तो उनकी जरूर उनका सोचना यही है कि अगर स्कूल्स में भी व्यवस्थाएं तभी बच्चे को भेजा जाए। कहा जा सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके मन में ये बात जरूर है कि जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो सेफ रहे। अब तक कोरोना से बचे हुए हैं, अब देखना होगा कि स्कूल प्रबंधन किस तरह से पेरेंट्स के मन में कहा जा सकता है कि एक विश्वास जगा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दून यूनिवर्सिटी के नए वीसी का चयन होने से पहले ही विवाद भी शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि वीसी के लिए 3 नामों का जो पैनल भेजा गया था उसमें एक नाम ऐसा भी है जो 2016 में हुई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच में वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाया गया है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि वाइस चांसलर के चयन के लिए यूजीसी के प्रतिनिधि, राज्यपाल का प्रतिनिधि और उच्च शिक्षा सचिव समेत 3 लोगों की कमेटी बनती है और कमेटी की संस्तुति पर राज्यपाल ही वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है। राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आपको बता दें कि फिलहाल दून विश्वविद्यालय में कोई वाइस चांसलर नहीं है। बरसार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर AK कर्नाटक ही दून विश्वविद्यालय का जिम्मा संभाले हुए हैं।
लोगों की कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि यूजीसी के भी नॉमिनी होते हैं, महामहिम राज्यपाल के नॉमिनी होते हैं और हमारे उच्च शिक्षा के जो वो होते हैं सचिव होते हैं और वो लोग 3 लोगों का पैनल बनाते हैं और वो पैनल सीधे जो है राजभवन जाता है और राजभवन से फिर एक नाम की जो है घोषणा होती है। उसमें राज्य सरकार का कोई वो नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, ना मंत्री का होता है ना। और उत्तराखंड में मौजूद गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 18 अशासकीय महाविद्यालयों को अब राज्य विश्वविद्यालय से मान्यता लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इन महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट पर रोक लग सकती है, जिसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी 3 बिंदुओं पर अशासकीय विद्यालयों से बात करेगी। तो आप राज्य सरकार के साथ आ जाइए, मैनेजमेंट आपका यथावत रहेगा, या फिर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन किसी का वेतन की कोई कटौती नहीं की जाएगी, छात्रों का हित सर्वोपरि रखा जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नियुक्तियां पारदर्शी हो, इसके लिए हम सबको जो है पारदर्शिता के लिए हमको आगे आना होगा। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई और इस बार कुल 2433 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जबकि 988 स्टूडेंट्स गैर हाजिर रहे। 88 विषयों के लिए 5 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि जल्द ही क्वालिफाइड छात्रों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और राजधानी देहरादून वैसे तो शिक्षा का हब माना जाता है, जहां पर देश विदेश के साथ दूसरे राज्यों से भी हजारों छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्कूलों में हुई कई घटनाओं ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी देहरादून में 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरियों, मदरसे और बौद्ध मठों में हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन धार्मिक स्कूलों में कई बार मारपीट की घटनाएं सामने आती रही हैं। कुछ दिन पहले शाक्य एकेडमी में छात्रों के साथ मारपीट का मामला हो या मिशनरी बोर्डिंग चिल्ड्रन होम रानी पोखरी में 2 छात्रों की मौत का मामला, या फिर विकास नगर के मदरसे में बच्चों के साथ मारपीट का, इन मामलों के आने के बाद स्कूलों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब बाल आयोग ने पुलिस प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। गैर जिम्मेदाराना कार्य ना हो, सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, तभी जाकर सारी चीजें सही हो पाएंगी। देहरादून के इन धार्मिक स्कूलों और बोर्डिंग स्कूलों के लिए अब पुलिस ने एक एसओपी तैयार करने की बात कही है, जिससे छात्र सुरक्षित रहें। देहरादून में हर तरह के शिक्षण संस्थान हैं, धार्मिक भी हैं, बोर्डिंग भी हैं, जो भी यहाँ पर स्कूल्स हैं, सभी को लगातार हम लोग टच में रहते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि पुलिस स्तर से जो भी कॉपरेट हम लोग कर सकते हैं या जो भी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए जरूर उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए। भले पुलिस अब सुरक्षा को लेकर एसओपी की बात कर रही है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जब कोई घटना सामने आती है तो उसके बाद ही एजेंसियों की नींद क्यों टूटती है। काश समय रहते विभाग अपनी जिम्मेदारी समझता तो शायद इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18। और जयराज फॉरेस्ट चीफ पद से रिटायर हुए, वहीं अब जयराज के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं और जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ट्रांसफर सीजन 0 घोषित होने के बावजूद 31 अक्टूबर को रिटायर हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ जयराज कईयों को ट्रांसफर की मन माफिक सौगात दे दी और 4 रेंजरों की वन विभाग से वन निगम में प्रतिनियुक्ति की भी की संस्तुति कर दी है। 20 सत्र में किए गए ट्रांसफर को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल राजाजी टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को लेकर है। जयराज जाते जाते राजाजी से बिना प्रतिस्थानी यानी बिना उस जगह नियुक्ति के 2 रेंजर, 3 फॉरेस्ट, 4 फॉरेस्ट गार्ड के तबादले कर दिए, जिससे पार्क की सुरक्षा को अब खतरा पैदा हो गया है। स्तर पे ये सारे ट्रांसफर्स होते हैं, शासन को इसकी जानकारी नहीं है। आपने हमारी जानकारी में लाया है तो इसका ज्ञात करके जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सरकार और संगठन को ताक पर रखकर सड़क से लेकर सदन और दूर से लेकर दिल्ली तक टनकपुर जौल जीबी मोटर मार्ग के टेंडर प्रकरण की शिकायत करने वाले विधायक पूरन फर्तेवाल की हठ धर्मता के आगे अब बीजेपी संगठन ने यू टर्न ले लिया है। पहले फर्तेवाल को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजते, फिर सांसदों की 2 सदस्यीय कमेटी बिठाने के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी चाहते हैं कि मामले की जांच करा ही ली जाए।
ठीक है, उनके कोई दिक्कत नहीं है। अब जो उन्होंने कहा है कि एक बार जांच होनी चाहिए, तो जांच के लिए बात कर रहे हैं। ठेके की ठीक है, तो इस कहाँ तक पहुंचे सर बात? नहीं, क्या बात कहाँ तक पहुंची? कोई बात ही नहीं है तो कहाँ तक पहुंची? नहीं, जो ठेके की जांच के आदेश आप लोगों ने दिया? नहीं, जांच के आदेश पहले ही जांच हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से कहा तो उनकी पहले ही जांच हो चुकी है। अब पूरन भट्टाचार्य जी को समझा दिया गया है कि भाई उनकी जांच पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं कोई गलती होगी, कोई दिक्कत होगी तो उसको देख लेंगे। और अब बात कोरोना अपडेट की करें तो उत्तराखंड में रविवार को 222 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के 3900 एक्टिव केस इस वक्त हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में पिछले 2 हफ्तों से आग लगी हुई है। रविवार को अल्मोड़ा के वन संरक्षक ऑफिस के पास के जंगल में आग लग गई। आग बुझाने के लिए वन विभाग का कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। वन विभाग सिर्फ कागजों में आग बुझाने का दावा करता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल में आग लगी हुई है, लेकिन आग बुझाने कोई भी नहीं पहुंच रहा है। लगातार आग फैलती जा रही है और सिर्फ कागजी कार्रवाई कर ही आग बुझाने की कवायद की जा रही है। और उत्तरकाशी और अल्मोड़ा के अलावा अन्य जगहों पर भी जंगलों में आग लगी हुई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी के जंगलों में भी आग लगी है। बरसात के बाद सर्दियों में आग ने वन विभाग को सख्ते में डाल दिया है। वन विभाग ने जंगलों की आग को लेकर अलर्ट जारी किया है और कंट्रोल रूम भी अब एक्टिव हो गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये आग फैलती जा रही है। अल्मोड़ा की बात की जाए, वहां पर जंगल में आग लगी है। इसके अलावा बागेश्वर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तमाम जगह पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं जंगलों की आग को लेकर उत्तरकाशी से भी एक राहत भरी खबर है। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाके गंगनानी, हर्षिल, झाला, गंगोत्री में जबरदस्त बारिश हुई है। बारिश होने के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के कारण निचले इलाकों में भी अब ठंड बढ़ गई है। और पिथौरागढ़ की मुंसियारी तहसील में जगह जगह हुई लैंडस्लाइड में सैकड़ों घर जमींदोज हो गए। हजारों नाली जमीन के मलबे से पट गई, लेकिन जो मुआवजा मिला वो लोगों को किसी मजाक से कम नहीं था। आपदा राहत के सरकारी मानक प्रभावितों को राहत कम, उनका मजाक उड़ाते ज्यादा दिखाई देते हैं। मुंसियारी तहसील में इस साल आफत की बारिश ने 15 गांवों की 9000 से ज्यादा नाली उपजाऊ जमीन नष्ट की है। हालात तो ये हैं कि हिमालयी इलाकों की सोना उगलने वाली जमीन मलबे और भारी बोल्डर से पटी है, लेकिन सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए जो मदद ग्रामीणों को दी है, उससे रत्ती भर भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। नियमों के मुताबिक एक नाली जमीन के नुकसान की कीमत सिर्फ 136 रुपए है। जमीन पूरा जमीन बह गया था, तो जो 100 रुपये और 200 रुपये नाली जो नॉर्म्स जो सरकार ने बनाया है वो गलत है बिल्कुल। इस नॉर्म्स को केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने जो है चेंज करना चाहिए, क्योंकि 1000-2000 रुपये का तो उसमें बीज ही था, लोगों की मेहनत है, तो 200 रुपये की क्या जरूरत है लोगों को। तबाह हुई जिस जमीन की कीमत सरकार ने 136 रुपए प्रति नाली तय की है, उसी जमीन के सर्किल रेट 60,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक हैं। प्रशासन ने 90% से ज्यादा प्रभावितों में मुआवजा बांट भी दिया है, लेकिन ये प्रभावित परिवार नामात्र की मदद से खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1200 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनकी उपजाऊ जमीन आपदा की भेंट चढ़ गई। स्थलीय निरीक्षण भी जो है SDM के माध्यम से पटवारी, जो क्षेत्रीय पटवारी होते हैं वो करते हैं, उसके बाद उसका आकलन किया जाता है। तो उसी दरों के आधार पर हमने निर्धारित किया हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति को अत्यधिक मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है, लेकिन वास्तविक नुकसान के आधार पर ही निर्धारण किया जाता है। असल में आपदा राहत के मानक ही कुछ ऐसे हैं कि वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होते हैं। ऐसे में नियमों में बदलाव की अब सख्त दरकार है, ताकि प्रभावितों को वो राहत मिल सके जिसकी उन्हें खासी जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।